नमस्कार दोस्तों, नेचर ऑफ साइकोलॉजी चैनल में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल नेचर ऑफ साइकोलॉजी। आज का टॉपिक है हमें बैंकिंग सेक्टर से दूर क्यों रहना चाहिए, या यूं कहिए हमें बैंकों के शेयरों से क्यों दूर रहना चाहिए, हमें बैंकों में इन्वेस्ट क्यों नहीं करना चाहिए। अगर हम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं, लंबी दूरी का इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो हमें बैंकों को बहुत ही कम वेटेज देना चाहिए। ऐसा क्यों दोस्तों, समझते हैं। आइए आ जाते हैं दोस्तों। एक आर्टिकल है एबीपी न्यूज का में ये देखिए क्या कह रहा है ये आर्टिकल। किसी भी देश की अर्थव्यवस्था का सबसे महत्वपूर्ण अंग एक बैंकिंग सिस्टम होता है। बैंक ही वो जगह है जहां हर कोई अपनी छोटी बड़ी सेविंग करता है और भविष्य के लिए योजनाएं बनाता है। अब जरा सोचिए कि सालों साल आपने अपनी कमाई से थोड़ा थोड़ा पैसा बचाकर बैंक में जमा किया और अचानक एक दिन आपको पता चले कि आपका पैसा डूब गया। दरअसल ऐसी स्थिति बैंकिंग व्यवस्था चरमराने की वजह से होती है। दोस्तों, आपने समझ ही लिया होगा। तो ऐसा क्यों होता है? ऐसे बैंकों की हालत कैसे खराब होती है? दोस्तों, बैंकों की हालत ऐसे खराब होती है। पंजाब नेशनल बैंक घोटाला। ये नीरव मोदी जैसे आदमी आते हैं, बिजनेस के नाम पे बैंकों से फंड जुटाते हैं और घोटाला करके भाग जाते हैं। ऐसे ये दूसरे हमारे भैया हैं विजय माल्या साहब, ये भी ऐसे ये भी ऐसे न जाने कितने घोटाले होते आए हैं पिछले 20 सालों के दौरान भारतीय बैंकों के साथ। ये देखिए पीएमसी बैंक घोटाला, इधर आ जाइए, रोटोमैक पेन घोटाला, आरपी इन्फो सिस्टम बैंक घोटाला, सिम्भावली शुगर्स लोन घोटाला। तो दोस्तों, ये सब पूंजीपति लोग बैंकों से लोन लेके और फरार हो जाते हैं, बैंकों का पैसा देते नहीं हैं। क्या आपने कभी सोचा इसका भार किस पे पड़ता है? इसकी जो भरपाई है कैसे होती है? ये तो देने से ना रहे, देंगे पता नहीं कब देंगे। ये इनकी जिंदगी खत्म हो जाएगी, केस चलते रहेंगे या मर जाएंगे। और जब आदमी मर जाता है तो सब काम खत्म हो जाता है, कोई लोन नहीं, कोई कुछ नहीं, किसी को पैसा लेना देना नहीं। दोस्तों, इसका बाहर सीधा, क्योंकि ये बैंक है और बैंकों में किसका पैसा जमा होता है? आम लोगों का, हमारा तुम्हारा, पब्लिक का। अब ये सीधा पब्लिक पे आता है, ना कि गवर्नमेंट पे। ये कहने को है सब गवर्नमेंट पे आता है, दोस्तों ये सीधा बाहर पब्लिक पे ही आता है। ये चाहे कान इधर से पकड़ो चाहे उधर से पकड़ो, बाहर पब्लिक पे ही आता है। और दोस्तों, इसका सबसे बड़ा घाटा क्या है हमारे रिटेल इन्वेस्टर भाइयों के लिए? अगर जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करते हैं, लंबी दूरी का निवेश करते हैं। दोस्तों, आपने कोई बैंक लिया, अब नीरव मोदी जैसा बंदा आया, वो 11,000 करोड़ की चपत लगा गया था जैसे पीएनबी में। अब पीएनबी में क्या हुआ होगा, जितने भी शेयर होल्डर हैं पीएनबी के, अब वो 11,000 करोड़ रुपए की भरपाई कहां से होगी? अब दोस्तों, दो ही रास्ते होते हैं। अब पहला, बैंक सीधा करती है एनपीए, उस पैसे को कर देती, क्योंकि वहां से पैसा वो आना नहीं है तो वो एनपीए में डाल देती है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट। अब एनपीए कर देती है, अब वो पैसा पब्लिक का है, पब्लिक को भी दिखाना है, या फिर वो पैसा, अब एनपीए जो बैंकों ने कमाया होगा, अब जो पैसा बैंकों ने कमाया होगा, अब वो पैसा उसमें मैनेज करेगी। अब वो पैसा उसमें मैनेज करेगी, दोस्तों नहीं कमाया होगा, घाटे में चल रही होगी, मतलब कहीं ना कहीं से वो मैनेज करेगी
वो फिर पब्लिक का पैसा उठाएगी, अपने बैंकों की फीस बढ़ा देगी, ट्रांजैक्शन चार्ज बढ़ा देगी, क्योंकि गवर्नमेंट का भी फुल सपोर्ट रहता है। गवर्नमेंट भी कहती है भैया बैंक बचाओ, नहीं तो खतरे में आ जाएगा, फिर तो बैंकों से लोगों का भरोसा उठ जाएगा, सारे आदमी हर आदमी फिर बैंकों से अपना पैसा निकालने लगेगा। तो सरकार का भी प्रेशर नहीं रहता, और बल्कि सरकार उन्हीं के सपोर्ट में एक गाइडलाइन जारी कर देती है कि भैया जैसे तैसे बैंक बचाओ, अपनी फीस बढ़ा दो, ATM फीस बढ़ा दो, ट्रांजैक्शन चार्ज बढ़ा दो, मतलब फीस बढ़ा दो। अब वो पैसा जब फीस कहाँ से, पब्लिक से ही तो ऐट रही है बैंक। तो दोस्तों पब्लिक से ऐट रही है, अब फिर वही चलती रहती है कहानी, फिर बैंक रिकवर होता है कुछ सालों में, फिर चलता रहता है। हालांकि फिर कुछ टाइम तक फिर नहीं होता उस बैंकों के साथ, क्योंकि सरकार का भी प्रेशर रहता है, बैंक का मैनेजमेंट भी चेंज हो जाता है। जब इस तरह के घोटाले होते हैं तो नया CEO, नए नए अधिकारी पदों पे बैठ जाते हैं, फिर वो नहीं करते, क्योंकि उन्हें पता है अभी हाल ही में किसी फ्रॉड से बैंक गुजरा हुआ है, तो नहीं होता। हाँ, कुछ टाइम बाद, बहुत सालों बाद फिर कोई एक नीरव मोदी जैसा बंदा आता है, विजय माल्या जैसा बंदा, ये कभी बंद नहीं होगा, ये फंडामेंटल है, ये नेचर के सिद्धांत है दोस्तों। ऐसे आदमी कहते हैं ना, वो नेचर, जहाँ लाभ है वहाँ हानि है, जहाँ अच्छाई है वहाँ बुराई है, ये देखो पार्ट ऑफ द गेम है, ये नेचर के हिस्से हैं। ये ऐसे आदमी कभी बंद नहीं होंगे। क्या पता आपने किस बैंक में निवेश कर रखा हो लंबी अवधि का, 20 साल 25 साल, और आपने ले रखा है, और फिर वैसे ही, मतलब कहने का मतलब कोई ज़्यादा वेटेज देने की ज़रूरत नहीं है। इन्वेस्टमेंट कीजिए, मना नहीं है, लेकिन अब सारा ही वेटेज देना नहीं, सही नहीं है। हाँ, अगर आप शॉर्ट टर्म के निवेशक हैं, हाँ वेटेज जब दी जाती है, अगर आप किसी स्टॉक को, जैसे यस बैंक है, अब यस बैंक में जो भी होना था हो गया, जो भी उसमें कांड सूंड होने थे हो गए। अब यस बैंक का क्या है, अब यहाँ से ग्रोथ फॉर्म में जाएगा, हालांकि कुछ सालों तक खड़ा भी रह सकता है, लेकिन जो यहाँ से इसका फेस चालू होगा ना, वो है ग्रोथ फेस होगा। ठीक है, अब ग्रोथ फेस होगा। अब 30-35 साल किसने दे रहा है? अब मैं अगर यस बैंक में 30-35 साल की अवधि बना के निवेश करता हूँ, तो ये कहीं ना कहीं सही नहीं है। हाँ, 5 साल 10 साल 15 साल की अवधि बना सकते हैं, क्योंकि यस बैंक में जो कांड हुए हैं वो बहुत बड़े बड़े कांड हुए हैं। तो मुझे अब आपके अंदर खुद ही कॉमन सेंस ये होनी चाहिए कि अब क्या होगा इसके अंदर। गवर्नमेंट का भी प्रेशर है, अब कौन इसके अंदर हाथ मारेगा, कौन इसमें फ्रॉड करने की सोचेगा? वो सोचेगा, 1000 बार सोचेगा इस बैंक के साथ फ्रॉड करने की, कोई नहीं करने की सोचेगा। फिलहाल तो 5-10 साल तो भूल ही जाओ। हाँ, 15-20 साल 30 साल के बाद कहीं, क्योंकि जमाना ही चेंज हो जाता, 20 साल के बाद दुनिया ही बदल जाती है दोस्तों। तो ऐसी सिचुएशन में आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो 10-15 साल का, और देखते जाओ बैंक अच्छा है क्या है। और भी बैंक है जैसे इंट्रेंसिक वैल्यू पे मिल रही है, अच्छे चीफ रेट पे, अच्छे सस्ते वैल्यूएशन पे अच्छी कंपनी, अच्छी बैंक मिल रही है, तब आप ले सकते हो लॉन्ग टर्म ऐसे। लेकिन आप ज़्यादा लॉन्ग टर्म नहीं। तो दोस्तों, आई होप, मैं आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। ऐसी नई नई जानकारी पाने के लिए हमारा चैनल